हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले देखिए, वैसे तो ये क्रैश कोर्स की तरह हमने शुरू किया है, डेफिनेट है। आपको सिंपल बता देता हूँ। तो क्रैश कोर्स के अंदर जो आपके लेसन्स बचे हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन और एमाइन वाला लेसन बचा हुआ है, तो वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे और उसको खत्म करेंगे। जैसे ही दिवाली ऑफ हो जाती है उसके बाद 11th और 12th की दोनों की रेगुलर आपकी क्लासेस लगेंगी। जो छोटे मोटे सर लेसन, एक छोटी सी चीज पूछनी थी सर। बायोमोलिक्यूल्स नहीं करा। फिजिक्स में उन्होंने बोला था मतलब उन्होंने मैसेज मतलब हर्षित सर ने मैसेज में लिखा है मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन हमारी तो रे ऑप्टिक्स भी कंप्लीट नहीं हुई सर। हाँ सर, ऑप्टिक्स वाला पूरा पार्ट बचा है। यस सर। देखो बेटा, वो फिजिक्स वाले टीचर से डिस्कस करना, ठीक है। मेरे साथ भी मुझे पहले बोल रहे थे कि आप मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कीजिए, तो हमने डिस्कस किया सिलेबस सिंपल, और सीधा डिस्कशन में ये आया कि मोल कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं करवाते। पहले जो 12th का पार्ट रह रहा है पहले हम उसको पूरा करेंगे, उसके बाद में आप क्रैश कोर्स को कहीं से भी शुरू कर दो, ठीक है। तो जैसे Yes, sir. आज हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लेसन और एमाइन वाला सर लेसन इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स नहीं हाँ करवा बेटा, रहे। मनप्रीत बेटा, बायोमोलिक्यूल भी करवाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको नहीं करवाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार उसको खत्म करने के बाद, एल्डिहाइड कीटोन एमाइन वाले लेसन को खत्म करने के बाद फिर हम क्रैश कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल छोटा लेसन है, टू द पॉइंट है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी अगर मैं आपको समझा दूं उसमें भी आपका कवर हो जाएगा, 2 दिन में उसे खत्म किया जा सकता है। तो ऐसे लेसन्स के ऊपर फोकस थोड़ा सा कम रखेंगे, और जो आपके मेजर लेसन है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जो छोटे लेसन है उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपना टाइम बढ़ाइए। मैं उसको उसके लिए आपको बोलूंगा कि ठीक है बेटा, आज हम ये करेंगे और इसको आप रिवाइज करना, इतना करना, ये करना। डेली का जो होमवर्क है वो जरूर मुझे बताइएगा कि आपने कर लिया कि नहीं, ठीक है। उसी से कुछ बनेगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फिर भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से कुछ कंसर्न रह गए हो तो आप उन टीचर से डिस्कस कीजिएगा बेटा, कि भाई आपका कौन सा लेसन पहले आपको जरूरी है। ये सबसे सर इम्पोर्टेंट लेसन है। तीनों सब्जेक्ट के टीचर बदले अभी। बेटा आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे नहीं पता है, ठीक है। मतलब हर्षित सर ने तो मतलब वेक्टर ही शुरू कराना है, वो तो पता ही रहेगा। बाकी ठीक है, फिजिक्स का परेशानी है बच्चों में तो। कोई बात नहीं, ठीक है। सर रेगुलर टाइमिंग यही रहेगी। टाइमिंग बेटा आपके पास जो शेयर हुई है वही टाइमिंग रहने वाली है, सर ठीक है। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। राहुल पूछ रहा है भाई ये पहली, बेटा हाँ हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। शुरू से शुरू करवाएंगे, जो हल्का एक शायद एक आपका लेक्चर हो चुका है तो मैं उसको नहीं काउंट करूंगा, ताकि बाकी बच्चों को थोड़ा फ्लो का डिफरेंस हो जाता है, हर टीचर का डिफरेंस होता है हल्का सा फ्लो में, है ना। तो उसके हिसाब से आपको आ जाए। देखिए एल्डिहाइड कीटोन के अंदर सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप आता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, इसकी दोनों वैलेंसीज खाली हैं, अगर यहाँ H और यहाँ R लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, है ना। और अगर इसी की जगह पर दोनों तरफ R लगा देंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। ये पता है सबको, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। यस सर। तो इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं भाई, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, CO नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ये CnH2n और O होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, तो इनको 2 कैटेगरी में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड, CHO ग्रुप एल्डिहाइड के लिए होता है, C डबल बॉन्ड O। इस तरफ पक्के तौर पर H रहेगा, दूसरी तरफ वैलेंसी खाली रहेगी। ऑल्सो नोन एज फॉर्माइल ग्रुप, इसको फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को, ठीक है। फॉर्माइल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट एल्डिहाइड जो होता है उसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। इसीलिए अगर यहां से मैं H हटा दूं और यहाँ R या H दोनों लग सकते हैं, तो फर्स्ट जो एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसलिए इसका नाम फॉर्माइल ग्रुप भी है। फॉर्माइल ग्रुप का मतलब CHO ग्रुप ही है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। क्लियर है भैया सबको? यस सर। यस सर। वैलेंसीज की खाली होती है, 1 डिग्री इन नेचर होता है, डेफिनेट है। जो कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड हुआ है वो 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री नेचर के अंदर है, ठीक है। और इसके बाद कीटोन्स। अब कीटोन देखिए, 1 डिग्री नेचर का मतलब समझ में आया सबको? यानी कि जिस कार्बन के यस साथ सर। डबल बॉन्ड होगा उसके साथ एक कार्बन पक्का लगा होगा, उसके अलावा H भी लगेगा, ठीक है। ये 1 डिग्री नेचर है। जनरली ऐसा होगा, हो सकता है यहाँ पे H भी हो, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड फर्स्ट एल्डिहाइड तो वो 1 डिग्री नहीं होता, वो तो 0 डिग्री हो जाएगा फर्स्ट एल्डिहाइड अगर हम बनाए, है ना। यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जनरली का मतलब आमतौर पर ऐसा होता है कि 1 डिग्री है। कीटोन्स देखिए, अब क्या है कीटोन में क्या होगा, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप तो जनरली बाईवैलेंट ग्रुप होता है, तो दोनों तरफ ये 2 डिग्री इन नेचर, ये पक्के तौर पर 2 डिग्री होता है, ये डैम श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कीटोन में C डबल बॉन्ड हो, कम से कम आपको एक कार्बन की चेन दोनों तरफ लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ H लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया, या दूसरी तरफ H लगा देंगे तो भी एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपको CH3 दोनों तरफ लगाना होगा, दोनों तरफ CH3 कम से कम। तो ये बनेगा फर्स्ट कीटोन एसीटोन, दैट इज कॉल्ड
नेल पॉलिश रिमूवर, सबको पता है, गर्ल्स को, हमारी Yes. मदर सिस्टर, इनको पता होता है कि ये नेल एसीटोन, जी सर। रिमूवर है, ठीक है, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए यूज होता है। इसमें पेट्रोल की तरह आग भी लग जाती है, बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। तो ये सैनिटाइजर की तरह जैसे आग लग जाती है ना सैनिटाइजर में, इसके भी वेपर उड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपका जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड पता है, वो जो व्हाइटनर होता है, पेपर के ऊपर हम कुछ गलत, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर। से भी सुगंध आती रहती है। उसके अंदर भी एसीटोन के अंदर वो व्हाइट जो कलर का लिक्विड होता है आपका, व्हाइट जो उसमें पाउडर होता है, वो एसीटोन में ही डिसोल्व होता है। जब हम उसको यूं जोर जोर से ऐसे घुमाते हैं तो उसका मतलब उसमें एक लोहे की छोटी सी बॉल सी होती है, वो उसमें जोर जोर उसको स्टिक करती है ताकि वो व्हाइट वाला पाउडर जो है वो एसीटोन में डिसोल्व हो जाए। फिर जब हम उस पेन को चलाते हैं तो एसीटोन तुरंत ही हवा में उड़ जाता है, थोड़ी ही देर में सूख जाता है और वो व्हाइटनर उसके ऊपर चिपक जाता है पेपर पर। तो जो उस धुआं आता है वो मतलब थिनर जैसा, वो व्हाइट ना एसीटोन होता है, मतलब जैसे एसीटोन होता है, तभी सर उसकी सुगंध इतनी अच्छी लगती है कई बार। एक और चीज बता देता हूँ, उसकी सुगंध से नशा होता है शायद। हाँ, उसमें नशा भी होता है। बहुत से लोग पेट्रोल का नशा भी करते हैं, बहुत से लोग एसीटोन का नशा भी करते हैं। एसीटोन का नशा भी खतरनाक होता है भाई। एसीटोन के अंदर बेंजीन के डेरिवेटिव भी होते हैं, वो प्योर नहीं होता, उसमें मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि स्मेल लेने से लगातार हर रोज आप बहुत ज्यादा स्मेल लोगे तो डेफिनेट सी बात है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं काफी सारे। नहीं, स्मेल ठीक लगती है, मतलब ऐसे कभी कभार सुन लिया ना तो ठीक है, मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। कभी कभार तो चलो सब चलता है, बट दिस इज नॉट गुड। कुछ लोग तो पेट्रोल, पता है आपको पेट्रोल का नशा कैसे करते हैं कुछ लोग? Yes, sir. पेट्रोल की टैंकी ना अपने पास रखते हैं और उसको यूं थोड़ी थोड़ी देर में स्मेल करते रहते हैं, बहुत Yes, जबरदस्त sir. स्मेल Yes, आती sir. है उनको। तो ऐसे पंगों में मत पड़ना भाई। सर ये नेक्स्ट सब लीगल है? क्या बेटा? ये सब लीगल है? लीगल नहीं है, नो 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 नो, इनके नशे कोई भी लीगल नहीं है। नशा तो सारे इलीगल है, सरकार फिर भी बेच रही है ना भाई। जी सर। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू सबसे कमाने बड़ा एग्जांपल सर मैगी सर। मैगी, हाँ Yes, मैगी sir, के उसका अंदर वो तो खाने की चीज है। नहीं, मैगी इज नॉट एग्जांपल, मैगी की वो नहीं बनती है। मैगी के अंदर ना एक MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, सर आपने बताया था ना। हाँ, उसकी वजह से मतलब मैगी जो है वो खतरनाक हो गई थी हमारे लिए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन, तो फ्रॉम अल्कोहल, तो भाई प्रेपरेशन देखिए इन सभी लेसन्स में ये दो ही चीजें कॉमन है, एक प्रेपरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। ये दोनों हो गई, बात खत्म, लेसन खत्म। प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे और डायरेक्ट रिएक्शन देखने को मिलेगी कि इसे हटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, इसे हटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो वैसे करके ये आपको चीजें आनी चाहिए, है ना। तो सीधा देखिए अब यहाँ पर ROH, अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCCS CH2Cl2 के अंदर डिसोल्व करके रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल से हल्की ऑक्सीडेशन है ये, मतलब मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCC और PDC। पढ़ा हुआ है इसके बारे में अल्कोहल वाले? Yes, sir. पढ़ा हुआ है ना। तो बस ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि हल्का ऑक्सीडेशन करेंगे। हल्का मतलब सिर्फ एल्डिहाइडिक स्टेज पर रोक देंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो ये क्या करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे भाई, C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। आगे फर्दर करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करने पर होगा ना? क्या बेटा? तो स्ट्रॉन्ग यूज करने पर होगा ना? स्ट्रॉन्ग, यस यस, स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हैं तो। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो था प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री। सेकेंडरी अल्कोहल अगर यूज करते हैं तो इसके साथ डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो डेफिनेटली ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी एक कीटोन। अब देखिए दोनों मेथड जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने वाले दोनों इकट्ठे हैं, एक ही चीज से दोनों बनाए जा सकते हैं। O मतलब यही PCC PDC यूज कर रखा है इन्होंने। 3 डिग्री अगर यूज करते हैं तो नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री वाला ऑक्सीडेशन नहीं करता है। 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ से ये टूटेगा, ये डबल बॉन्ड बना देगा, एल्कीन बना देता है। क्लियर है भाई? Yes, sir. तो 3 डिग्री ऑक्सीडेशन नहीं करता। इसको आगे भी हम पढ़ेंगे 3 डिग्री वाला ऑक्सीडेशन के अंदर, इसमें अल्कोहल के अंदर जब डिफरेंशिएट करेंगे तब आगे भी फिर से आएगा ये, ठीक है। तो फिलहाल तो देखो डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, फिर कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन करवा के भी डायरेक्ट कर सकते हो। 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर सीधा एल्डिहाइड बनाता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन बनाता है। 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट करता है। उसी की तरह मतलब ये भी आइसोब्यूटाइन, ये भी यानी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनाएगा 3 डिग्री कॉपर के साथ। ये कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन है। पहले वाली क्या थी? PDC PCC यानी कि मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। डायरेक्ट रिएक्शंस है, सीधा याद करनी है, लिख कर देखिए, माइंड में सोचिए, फोकस कीजिए। पहला मेथड बताता हूं,
कैसे याद होती हैं रिएक्शनें? जब मैंने पहली बार पढ़ा था, बुक का पेज नंबर या आपकी स्क्रीन के सामने ये जो स्क्रीन आ रही है आपके सामने, इसका ये पेज यूं का यूं डिट्टो दिमाग में घुस गया था। ये फर्स्ट स्टेज होती है मेमोरी की। सेकंड स्टेज मेमोरी में क्या होता है, ये पेज तो याद रहे, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आपका अगर पेज का कलर बदल दिया, ठीक है, और उसने रिएक्शन को सीधी लाइन में लिखने की बजाय ऐसे घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे लिख दिया, और बीच में कहीं कॉपर दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस, आपको याद ही नहीं आएगा कि कॉपर से ऑक्सीडेशन करते हैं, भले आपको पेज लर्न है। समझ में आया? ये वजह होती है कि जब हम क्या करते हैं, शफलिंग करते हैं रिएक्शंस की, और हम जब ये बोलते हैं कि इससे ये बना के दिखाओ, उससे वो बना के डेरिवेटिव्स बनाते हैं, उस टाइम पे रिएक्शनें याद नहीं आती। यानी आप जब पहली बार, तो ये फर्स्ट प्राइमरी मेथड होगा कि आपने याद कर लिया इस स्लाइड को। दूसरी बार क्या करना होता है, जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते हैं ना, बार बार वो पेज याद होता है, तब आपको पेज लर्न ना रहे, कॉपर से ऑक्सीडेशन होती है, सीधी ऑक्सीडेशन याद रह जाएगी। याद क्या रखना है, कॉपर से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होती है, हमेशा मेमोरी में याद रखिएगा, कॉपर सामने आते ही आपको याद आ जाना, ये है तरीका। समझ गए सभी? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, वैसे आपको जब याद रहने लग जाएगा ना, तब आप समझ लेना आपको ऑर्गेनिक आ गई। हर एक छोटी छोटी चीज, लर्निंग पावर ही यहाँ सब कुछ है, और उसको लिख लिख कर देखिए, बार बार फोकस कीजिए। ओजोनोलाइसिस, ये रिएक्शन सबको आती होगी भी, ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म। Yes, sir. हर Yes, sir. स्ट्रक्चर बनता है। बनानी, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, तो उस डबल बॉन्ड को यहाँ से उड़ाइए, और इसके अंदर पेंटागनल रिंग बनती है भाई, और कुछ नहीं करना है, जस्ट पेंटागनल रिंग। जी और सर। क्या करना होता है, डबल बॉन्ड ओ, ये दोनों डबल बॉन्ड ओ बना लेते हैं, और ये अलग बाई प्रोडक्ट में यूज हो जाता है। पता होगा मैकेनिज्म, सिंपल है। Yes, sir. हाँ, ये कर चुके हैं सभी, ऑल द अदर गाइज, बाकी बेटा सभी कर चुके हैं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये डायरेक्ट ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, जहां पर डबल बॉन्ड है। अब देखो, ये तो था मैकेनिज्म, गया भाड़ में। मैकेनिज्म के बहुत ज्यादा मायने नहीं होते हैं, कहीं कहीं मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बीच में से कुछ स्टेप उठाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन नॉट ऑलवेज। जनरली क्या होता है, मैकेनिज्म के बाद आपको डायरेक्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट याद होना चाहिए। कैसे, डबल बॉन्ड ओ को उड़ा दीजिए, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ओ लगा दो, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला चीज याद होना बहुत जरूरी है हर मैकेनिज्म का। तो देखो क्या बन गया, ये तो बन गया कीटोन, ये वाला बन गया एल्डिहाइड, क्योंकि ये CHO ग्रुप है। यस, क्लियर है? तो ये ऐसे Yes, काम sir. करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक और वाटर O3 के साथ ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन जो है, ये कुछ रेव नोव, जो भी रोव, ये नेमिंग रिएक्शन है, के रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, ज्यादा बेटर नाम रहेगा, है ना। कुछ रिएक्शन के नाम टेढ़े मेढ़े से होते हैं। यहाँ पर देखो इसने क्या कहा है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एल्काइन के साथ जब H2SO4 और HgSO4 रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 है, इसमें पानी होता है, डाइल्यूट का मतलब, तो वाटर रिएक्शन करता है सीधा सीधा, और वाटर अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा। यहाँ पर ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ ये हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव है, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज है। एसिडिक होता है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर हाइड्रोजन लगा तो हाइड्रोजन एसिडिक होता है, पता है सबको? Yes, sir. सर आपने बताया था सर। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहाँ पर अटैक इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा डेफिनेटली, तो ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर ज्यादा सुटेबली अटैक करने वाला है। यहाँ पर सीधा जोड़िए OH, तो OH जुड़ेगा इस कार्बन पर। अब OH कहाँ जुड़ेगा ये याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम रिएक्शन याद कर लेते हैं, लेकिन फिर बात आती है सेकंड स्टेप में जो प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए आपको बार बार उनको रिएक्शंस की प्रिपरेशंस को करते रहना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल्स। एनसीईआरटी उठाइए, फिर मेंस उठाइए, फिर एडवांस उठाइए, तरीका यही रहेगा। तो क्या करना है, पहला काम रिएक्शन याद है, लेकिन फिर क्या होता है, रिएक्शन के अंदर ट्विस्ट आता है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन की चेन बड़ी है, छोटी है, फिनाइल ग्रुप लग गया, जिसकी वजह से कोई इंडक्टिव इफेक्ट लग गया, कोई मेसोमेरिक इफेक्ट लग गया, तो उसकी वजह से OH कहाँ जुड़ेगा, उसकी पोजीशन बदल सकती है। तो वो चीजें जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो याद रहेगा ही कि OH लगेगा, लेकिन पोजीशन कहाँ है ये भी हल्का फुल्का याद रहेगा। जब एग्जाम में बैठे होंगे, रेजोनेंस में क्या फर्क होता है? बेटा मेसोमेरिक और रेजोनेंस के अंदर डायरेक्शनल जो होता है ना, डायरेक्शनल रेजोनेंस, उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे GOC में मैंने करवाया था, कौन कौन बच्चे थे GOC जब मैंने करवाई थी आप लोगों को? सर याद हम है? थे। Yes, sir. याद है। हाँ, याद है ना। तो देखो बता देता हूँ हल्का सा, मेसोमेरिक इफेक्ट को डायरेक्शनल जो रेजोनेंस होता है उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। कैसे डायरेक्शनल का मतलब मान लीजिए कि एक डायरेक्शन में चले, CH2 यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2, ठीक है। अब देखो, क्या आपको लगता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर ये नेगेटिव चार्ज बनेगा? ऐसा हो सकता है क्या?
नो सर, सिलेक्ट नहीं है तो खाली होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट। वाला डबल बॉन्ड ही इधर आएगा, यानी इसी डायरेक्शन से स्टार्ट, ये इसी डायरेक्शन से होगा, समझ गए। तो एक ही डायरेक्शन से स्टार्ट हो सकता है, वो इधर से ऐसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 के साथ ये डबल बॉन्ड आ गया, और जो दूसरा कार्बन है ये CH2 के साथ ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो गया। मान लो मैं स्टार लगा देता हूँ, तो ये वाला कार्बन से ही ये स्टार्ट होने वाला है, समझ गए। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। डायरेक्शनल रेजोनेंस है तो रेजोनेंस ही। अब रेजोनेंस क्या होता है, वो दोनों डायरेक्शन से शुरू हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से। जैसे अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, सेम एग्जांपल को बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूं, क्योंकि आप सिर्फ डेफिनेशन जानना चाहते हो ना, तो ये सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर अगर मैं ये डबल बॉन्ड कर दूं CH2, और ये आएगा CH, ये भी आएगा CH, ठीक है। 4 कार्बन की चेन लगा लो, यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ सपोज, सेम ही बन जाएगा वो, है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड अगर इधर आ जाए, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, क्लियर है। अब इसका अगर उल्टा कर दूं, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, डायरेक्शन बदल दी, और ये इधर आ रहा है, तब भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों डायरेक्शन से शुरू किया जा सकता है, यस और नोट। Yes, sir. लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हैं, राइट से भी, लेकिन नीचे वाला तो पॉजिटिव वाले से शुरू नहीं कर सकते आप, जो न्यूट्रल डबल बॉन्ड बैठा है उसी से शुरू कर सकते हो। तो इसलिए ये डायरेक्शनल रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। क्लियर है। सर इसमें इक्विलिब्रियम का भी साइन बना, वो क्यों बना है? कीटो से बन रहा है, इनॉल से। बताता हूँ बेटा। टॉटोमेरिज्म वाला है ना, तो इधर से टॉटोमेरिज्म बता देना। इक्विलिब्रियम में ही रहता है, और जितने मैकेनिज्म्स होते हैं ना, जब आप मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करते हो, वो सारे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, वो दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं। जिस तरफ जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रिएक्शन उसी तरफ चली जाती है। और वो बिल्कुल क्लियर दिखाने के बावजूद, देखिए आपको तो सिर्फ क्लियर एक ही चीज दिखाई जाती है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके साइड में भी रिएक्शन चलती रहती है। कुछ रिएक्शन साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं जो कि रिएक्शंस में दिखाए ही नहीं जाते। तो हम कई बार जब बात करते हैं ना, जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़ा रिएक्शंस वगैरह लगाने लगोगे, BSc वगैरह में किसी अच्छे कॉलेज में गए तो वहां, या आप जब भी बीटेक में अच्छे कॉलेज के अंदर जाओगे तो वहां पर रिएक्शन करवाते हैं ना, तो वो पूछेंगे यील्ड कितना है। आप कहोगे यार हमने तो किया था कि इससे एल्डिहाइड बन जाता, 100% यही बनना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ 60% आ रहा है, 50% आ रहा है, 40% आ रहा है, बाकी रिएक्शन का क्या हुआ? बाकी का कचरा होता है, हमारे काम का ही नहीं होता, वो बाई प्रोडक्ट्स। तो बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जो कि आपको दिखाए ही नहीं जा रहे। आपको लग रहा है रिएक्शन पूरी हो रही है, इसकी कंडीशनें भी नहीं दिखाई जा रही आपको। पहले क्या डालेंगे, जैसे 1 लिखा हुआ O3, फिर लिखा हुआ है जिंक और वाटर, ये चीज भी कैसे डालेंगे, किस तरह से, कितने टेम्परेचर पर, कितने प्रेशर पर, वो सारी चीजें काउंट होती हैं। और फिर किस ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रेशर पर हमारा यील्ड सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर बदल दोगे तो प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है वो भी बदल जाएगी। तो आपको जो बताया जा रहा है वो बहुत बेसिक लेवल है, और इसके बहुत डीप में घुसोगे ना तो निकलेगा कुछ नहीं, रिजल्ट निकलेगा 0। आपको ये याद ही करना है, ये ध्यान रख लेना। समझ रहे हो मेरी बात? ये लर्निंग पावर है बेटा। अगर इसके चक्कर में हम लोग जनरली, मैंने एक चीज और देखी है, इंटेलिजेंट बच्चे खासकर मैं बता देता हूँ कि उनके दिमाग में आता है मुझे तो हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। 12th में आ गए हो और मुझे लगता है कि आपने फील भी कर लिया होगा, हर चीज का ना तो रीजन है अगर आप सच में इंटेलिजेंट हो तो, और ना आप उसको जान सकते हो। और पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में पूरा तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना तो टीचर्स को पूरा पता होता है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। वी आर ह्यूमंस यार, सीधी बात। तो इस चीज को माइंड में रखना कि जो सामने है, जो पेपर में आता है, हम उसका 90% सिलेबस ही पूरा कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि एनसीईआरटी, आप 100% एनसीईआरटी पूरी कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन उसमें से पेपर नहीं आता, पेपर 70% आता है एनसीईआरटी में से। तो यानी एनसीईआरटी तो 70% देगी आपको। अब उस 70% में भी एडवांस लेवल तक एनसीईआरटी नहीं लेके जाती, वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, अलग दिमाग से सोचना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो भी आंसर जल्दी से हो जाएंगे। तो यानी अगर एक पर्टिकुलर बुक है और मैं कह दूं कि इसमें से सारा सिलेबस आ रहा है, फिर तो ठीक है, बट इसका सिलेबस का 10% का कोई सिर पैर नहीं है, कहीं से भी उठा के दे सकता है। और वो चीज मुझे आती होगी या किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड टीचर को आती होगी, पॉसिबल ही नहीं है, सीधी बात। इसलिए अगर मुझसे आप कोई नई चीज पूछेंगे, मैं आपको अंदाजे से गैस बता दूंगा, 90% वो ठीक भी होगा, 10% उसके गलत होने के चांसेस भी होंगे। इस चीज को अपने आप को भी समझिएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, समझ गए? तो हम 90% सही कर रहे हैं ना, 90% पेपर आ गया तो अपने हाथ में आ गया सब कुछ, और उतना ही किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि 100%। आप देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जब आंसर की देते हैं, देखा आपने आंसर की जब इंस्टीट्यूट देते हैं, यस सर। क्या करते हैं, वो स्टार लगा देते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, 10-12 क्वेश्चंस, 5-7 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं जिसपे स्टार लगाते हैं। 5-5 टीचर बैठे होते हैं, ऑर्गेनिक के 5 है, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, सब आंसर्स ढूंढते हैं, और फिर भी वो स्टार लगा देते हैं कि शायद ये हो सकता है, आंसर की रियल वाली आने के बाद ही पता लगेगा।
तो बेटा अगर 5 टीचर मिलके एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पा रहे, वो इंटरनेट भी यूज करते होंगे, वो सब कुछ यूज करते होंगे, तब भी उन्हें आंसर नहीं मिल रहा, देन आई एम नॉट द गॉड। ये चीज सोचना कि मैं गॉड नहीं हूं, आप लोग गॉड नहीं है, आप कैसे कर लोगे वो सारे क्वेश्चन? फिर भी अगर आपको किसी टीचर से उम्मीद होती है, किसी और से उम्मीद या खुद से उम्मीद होती है, तो ये दिमाग से निकाल देना, हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम काफी कुछ पूरा कर सकते हैं, 90% सिलेबस। तो कुछ चीजें जो आपको अटक जाती है ना, उनको एक बार स्टार लगा के छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ने की आदत डालो। अगर पेपर क्रैक करना चाहते हो तो आगे बढ़ने की आदत, कि ये नहीं समझ में आई ना, इसको एक बार छोड़ दो, आगे बढ़ो। जब दूसरी बार रिवाइज करोगे तब उसको जरूर देखो, फिर से ढूंढने की कोशिश करो, मिल जाती है, चीजें मिल जाती है। ऐसे तैयारी होती है। कभी कभी आप डिप्रेस मत होना इस चीज से कि आपको वो चीज मिली नहीं, आंसर नहीं आया। तो ये भाई हमने यहाँ पर कर लिया। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस का सॉरी हाइड्रेशन, पानी दे रहे हैं, वाटर जुड़ेगा इसके साथ, OH यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया, H यहाँ पर जुड़ गया, H यहाँ जुड़ा है और OH इधर, ये वाटर जुड़ गया, बॉन्ड टूट गया, ये बन गया इनोल। अब इनोल देखिए क्या चीज होती है, इन डबल बॉन्ड ओल अल्कोहल। तो इन और ओल का ट्यूटामेरिज्म, अब ये क्यों लिखा हुआ है ऐसा, तो ये ट्यूटामर कैसे बनता है, तो देखो बेटा CO और H, यहाँ पर मैं H दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ C, इधर एक 2 H2 है ना, और ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है, और इस तरफ CH3 है। क्लियर है? तो देखो होता क्या है, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा जिससे इस कार्बन पे पॉजिटिव बन जाएगा, और तो ये वाला बॉन्ड ये ऑक्सीजन इधर छीन लेगा, और क्या आएगा रिजल्ट? अब रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, CH3 फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O बन गया ना, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी था, ठीक है, तो इसका एक डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो ये CH2 ऑलरेडी यहाँ पर ऐसा ही है, ये डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस O के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये इस अब इसके साथ जुड़ जाए, ये CH3 बन गया, CH3 दिस वन। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ये ट्यूटामर, और इसकी कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा कीटो ही स्टेबल होगी, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। यस राज बेटा बोलिए, क्या डाउट है आपका? सर ये ए वाला एक बार और बता दो। ए ऊपर वाला, O3 वाला, ओजोन वाला? ये सर ठीक है, देखिए ओजोन वाले में क्या होता है, इसका सिंपल है कि जब भी डबल बॉन्ड होता है और आप ओजोन जोड़ रहे हो ना, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, सीधी याद की जा सकती है। इसी का यही सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कार्बन है CH3, जब भी डबल बॉन्ड होता है जो जिन दो कार्बन के बीच में होता है, बस आपको वही ध्यान रखना है कि ये वाला डबल बॉन्ड उड़ा दो, यहाँ से डबल बॉन्ड डायरेक्टली हमने डिलीट कर दिया, और रिजल्टेंट तो ये होता है कि डायरेक्ट इसके साथ भी डबल बॉन्ड O लगा दो, इसके साथ भी डबल बॉन्ड O लगा दो, बन गए आपके दोनों प्रोडक्ट। समझ में आ गया? यस सर। दोनों प्रोडक्ट। लेकिन अब ये होता कैसे है, तो उसके लिए इसका एक मैकेनिज्म डिफाइंड है कि यहाँ पेंटागनल रिंग बनती है जिसमें 3 ऑक्सीजन होती हैं, ये पेंटागनल रिंग बना दी हमने डबल बॉन्ड O उड़ा के, ठीक है, 3 ऑक्सीजन के साथ में ये पेंटागनल रिंग बन गई, दिख रही है पेंटागनल रिंग, दिस वन। यस सर। ये पेंटागनल रिंग बाद में जब जिंक और वाटर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे इस कार्बन के, और इस कार्बन के भी इस तरह से वो एक बॉन्ड उधर से टूटेगा, और इन दोनों को बॉन्ड ऑक्सीजन का दोनों तरफ से यहाँ बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाती है, वो ऑक्सीजन चली जाती है जिंक के साथ में। क्लियर है? तो ये पेंटागनल रिंग के अंदर यहाँ से और यहाँ से ऐसे तोड़ देते हैं, और दोनों के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। तो सीधा याद रखिए, जहां डबल बॉन्ड O लगा हुआ है ना, बस आपको वो डबल बॉन्ड O यहाँ से उड़ाना है, और दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच का उड़ाना, और दोनों के साथ डबल बॉन्ड O लगा देना, दैट विल बी द प्रोडक्ट। सर एक बार ठीक है? कंडीशन बता दो टोटोमेरिज्म की। क्या बेटा? सर कंडीशन टोटोमेरिज्म की। टोटोमेरिज्म की कंडीशन देखो, टोटोमेरिज्म के अंदर ना हमें डेफिनेटली रिएक्टिव ग्रुप्स चाहिए होगा, है ना, तो C डबल बॉन्ड O जनरली रिएक्टिव ग्रुप ही होता है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड O होगा ना, कार्बन डबल बॉन्ड O, तो ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये एक बॉन्ड अपनी तरफ छीन लेता है, और इसके साथ अगर कोई ऐसा ग्रुप बैठा है, जैसे यहाँ CH3 बैठा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसका एक H यहाँ से उड़ा देता हूँ, और यहाँ पर मैंने वो H लिख दिया, ठीक है, और इस तरफ मान लो ये अकेला CH3 लगा दिया, तो जब भी ऐसा होता है तो ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड O वापस लेगा, यानी ये ऑक्सीजन बन गया यहाँ से, अब मैं इसको, अब देखो होगा क्या, यहाँ से मैंने इस ऑक्सीजन को एक बॉन्ड इसका छीन के और इस ऑक्सीजन को बना दिया नेगेटिव, ठीक है, इसके पास लोन पेयर आ गया। जब ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो वो इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड पूरा टूट गया और ये इधर आ गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी है, यस है।
और यही कंडीशन इसको अप्लाई करती है कि जनरली ये होता है, बट इसमें ये वाली प्रोबेबिलिटी लेस होती है, लेस, जबकि ये कीटो वाली प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, मोर अमाउंट में बनता है। अब बराबर अमाउंट में कई बार ये बन रहे हो, तो जैसे मैंने बोला कि कंडीशंस पर डिपेंड करता है, तो बराबर अमाउंट में भी एक कीटो इनोल की फॉर्म्स चलती रहती है। जैसे यहाँ अगर मैं CH2 लगाऊं, फिर C डबल बॉन्ड O लगाऊं, इधर CH3 लगा दूं, इधर CH3 लगा दूं, अब यहाँ जो कीटो इनोल बनेगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी बढ़ गई उसके इनके मुकाबले। इसमें तो कीटो फॉर्म ज्यादा है, ठीक है, ये मोर है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ कुछ इनोल फॉर्म का परसेंटेज बढ़ जाएगा, हालांकि कीटो ही ज्यादा रहेगी, लेकिन इनोल फॉर्म का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये कंडीशंस फॉलो होती हैं ट्यूटामेरिज्म में, ठीक है। इसके सर अलावा किसी सॉल्वेंट में अगर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो तो हाँ, तब भी वो तो डिपेंड करेगा। जैसे थोड़ा बढ़ यहाँ पर OH है, ठीक है, अगर OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अगर हमारा वाटर है, वाटर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनोल वाली फॉर्म पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा स्टेबल है, तो यानी इनोल की परसेंटेज बढ़ जाएगी, कीटो की परसेंटेज कम हो जाएगी। तो वो कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। आपने जब ट्यूटामेरिज्म किया था, +1 में किया था, 11th क्लास में। यस सर +1 में टोटामेरिज्म मतलब उतने अच्छे से नहीं करा था, तब ना इस सर ने बोला था सर कि मतलब वो GOC में बाद किया में था, जहाँ कराया कराया था। जाएगा। ठीक है, तो ट्यूटामेरिज्म देखो, इसके 5-6 मॉलिक्यूल्स भी हैं। मेरे पास एक PDF फाइल पड़ी है, या तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। 5-6 मॉलिक्यूल्स हैं अलग से, जिसके अंदर किसकी परसेंटेज कितनी होती है वो लर्न रखनी पड़ती है, और क्या कंडीशंस है वो लर्न जो आपने ग्रुप बनाया उसमें सेंड कर दो, मैं मतलब मैं कोई आगे बात बैच नहीं, सेंड कर दूंगा। मैं बिटली लिंक पे ही शेयर कर दूंगा बेटा, उसको मैं बिटली लिंक पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। मुझे बस मैसेज कर देना कि ट्यूटामेरिज्म जो है वो उसकी फाइल शेयर कर दो, वहां से वो देख लेना। 5-6 मॉलिक्यूल है, वहां से आपको याद हो जाएगा कि वो क्या होता सर है। कुछ बच्चे तो ग्रुप में ऐड ही नहीं है। कोई नहीं बेटा, मैं कर दूंगा वो। आप मेरा पर्सनल नंबर है सबके पास में, वो दूसरा नंबर क्या बोलते हैं, अवंती वाला, वहां पर भी मैसेज कर सकते सर हो आप। जिससे लिंक आया था। वहीं से वो उस पे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कीटो इनोल आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट, अब देखो, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी हम इसको बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो एरोमेटिक के अंदर सबसे पहले आती है गेटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत नेमिंग रिएक्शन है, तो डेफिनेट नेम रिएक्शन जरूर याद रखिएगा। भले ही आपको नेम नहीं दिखाई देगा एडवांस लेवल में, जब आप क्वेश्चंस करोगे, अब मेंस में भी जब क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन में नेम रिएक्शन नहीं आती, नाम नहीं पूछा जाता, ठीक है। बहुत रेयरली नाम पूछते हैं, बट नाम की जगह मैं कहता हूं कि नीचे वाली रिएक्शन याद करो। कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl के साथ जोड़ते हो, सीधा एल्डिहाइड जुड़ जाता है, यही गेटरमैन कोच रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, बस। बीच में ये रिएजेंट है, AlCl3 यूज कर सकते हो, CuCO2 Cl2 यूज कर सकते हो, बट ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CO, C डबल बॉन्ड O होता है। इस कार्बन ऑक्सीजन के पास 2 लोन, यहाँ पर इसके पास में ये कार्बीन का काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर सकता है, क्योंकि कार्बीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होती है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन क्या कर सकता है भाई, ये बेंजीन रिंग पर बड़े आराम से अटैक कर सकता है, कर सकता है, यस Yes, sir. है ना। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होती है, तो इसका बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव बनेगा, ये कार्बन इसके ऊपर अटैक कर देगा नेगेटिव चार्ज वाला। तो इस तरह से CO जुड़ गया, फिर उसके बाद CO के साथ जो बाकी की वैलेंसी बची हुई है वो H जुड़ जाता है। तो नीड नॉट टू नो द मैकेनिज्म, ये कैसे हो रहा है उसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सीधा आप ये 2 एरो दिखा के CO को जोड़ दिया, फिर इधर से एक H आएगा, H जो है वो इस कार्बन के साथ फिर से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस ले जाएगा। ये सीधा मैकेनिज्म हो गया। 4 एरो दिखाओ, डायरेक्ट मैकेनिज्म, इसको स्टेप में भी ले सकते हो, बट अगर आपको मैकेनिज्म नहीं दिखाया हुआ किसी रिएक्शन का, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज जरूर याद रखना, ठीक है। हालांकि मैकेनिज्म सभी का हम लिख सकते हैं, बट एक और चीज बता देता हूँ, जब आपको भरोसा होने लगे ना खुद पे कि हम सारे मैकेनिज्म बना सकते हैं, कुछ दिनों में ऐसा हो जाता है ऑर्गेनिक करते करते, तो याद रखना मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल होता है। आप अपनी तरफ से जो गैस लगाते हैं वो गलत हो सकता है, 90% सही हो सकता है, 10% उसके गलत होने के पूरे चांसेस हैं। मैंने ऐसी रिएक्शनें देखी हैं जिनमें सोच हम कुछ और ही रहे कि ये होना चाहिए, बट एक अचानक से एड्रप्ट सा प्रोडक्ट बीच में बन रहा है, और वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि बीच में कैसे बन रहा है, बट साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई ये बन रहा है, हमने इसको फाइंड किया है, पक्के तौर पर ये बनता है। बनता कैसे है उन्हें नहीं पता, जब उन्हें नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा। तो डेफिनेटली वो भी लर्निंग प्रोसेस ही है कि वो बीच वाला प्रोडक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम जो मैकेनिज्म बनाते हैं उसके सही होने के चांसेस 90% है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यानी कुल मिला के अगर आप ध्यान दोगे ना, प्रैक्टिस लर्निंग, जैसे नाम याद रखते हैं एक दूसरे का, वैसे ही रिएक्शन याद रखते होते हैं हम, कि इस रिएक्शन में ये डाला तो ये हो जाएगा, ये डाला तो ये हो जाएगा। जब ये याद रहने लग गया बहुत सारी चीजें ऐसी, तब आप सर गेटरमैन और गेटरमैन कोच अलग अलग रिएक्शंस हैं। हाँ, गेटरमैन और कोच, अकेला एक कोच रिएक्शन भी आती है, एक गेटरमैन रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, 3 अलग अलग है, समझ गए? गेटरमैन, गेटरमैन कोच और एक कोच रिएक्शन भी है, तीनों अलग अलग रिएक्शंस हैं ये, वो भी नीचे आएंगी जब अब हम करेंगे, नो वरी, ठीक है। अब आगे देखिए, इटार्ड रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, डाइऑक्साइड डाइक्लोराइड। तो ये भी सीधी सीधी रिएक्शन है। होता क्या है यहाँ पे आपको ना, अब इसमें याद रखने वाली चीज, बेंजल्डिहाइड है CH3, अगर CH3 लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसके 2 H उड़ा दो और ये 2 मोलिक्यूल इसके साथ जोड़ देंगे विद OH, याद रख लेना OH भी है इसमें, विद OH। तो ये कैसे जुड़ेगा, अब जरा ये मॉलिक्यूल जरूर देख लेना भाई, इसमें बच्चे वरना गलती कर जाते हैं बनाते टाइम। सर विद OH क्यों जोड़ेंगे? OH इसके अंदर बेटा ऑक्सी मैकेनिज्म के अंदर ही कुछ ट्विस्ट है इसमें, जिसके साथ में OH जुड़ जाता है, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ C और H में पीछे लगा रहा हूँ, ये ऐसे कुछ जुड़ता है, O के साथ जुड़ेगा, क्रोमियम जुड़ेगा, क्रोमियम के साथ में एक तो OH जुड़ा हुआ है और आप कह सकते हो कि 2 क्लोरीन जुड़े होते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लाइन में दिखाएं तो ये ऐसे दिखाया जाता है, Cl2OH। सेम एज इट इज एक और ऐसा मॉलिक्यूल आएगा, Cr Cl2OH, ठीक है, क्लियर है? Yes, समझ में sir. आ गया? ये इसका बाई प्रोडक्ट बनता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात कि ये OH भी इसके अंदर होता है, जो कि जनरली बच्चे जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि बीच में ना आपको बोल देते हैं कि ये इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है या कुछ और बन रहा है। तो यहाँ कहीं भी नहीं है, वाटर भी नहीं डाल रखा है इन्होंने, CH2 में यूज कर रखा है इसे, तो कैसे OH आ सकता है? तो ये इसका इनबिल्ट मैकेनिज्म है, सीधा सीधा आपको ये लर्न ही रखना है, इसके मैकेनिज्म के डीप में जाने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करते हो वाटर से, ये डबल बॉन्ड वो पानी वाला लग जाता है, ठीक है, और H तो ऑलरेडी इसके पास था ही, हमारा सीधा एल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर है? Yes. यस सर। अब मैं आपको ना एक राज की बात बताता हूँ, ठीक है, जनरली ये बातें बच्चों से करते नहीं होते हैं। टीचर्स के साथ जब मीटिंग्स होती हैं, जब शुरू शुरू में टीचर पढ़ाने लगते हैं, ठीक है, तो जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो जाते हैं, तो उनकी मीटिंग्स में जानते हैं जो उनके सीनियर टीचर्स होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, कहते हैं देखो बच्चे को ना थोड़े से दिन तो बताइए कुछ चीजें, ठीक है, वो डिटेल में जानना चाहता है, उसके बाद ना हर चीज की डिटेल दोगे ना, सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। वो खुद बोलते हैं बच्चों को डिटेल नहीं देनी, उनको बोलना बेटा याद रखे, ये वाली रिएक्शन है याद रखनी पड़ेगी, ये वाली मैटर है याद रखो। ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, जब 50 बच्चों की क्लास होती है, हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर 1-2 बच्चे हर बात पे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर मेरे को इसका भी डिटेल दो, इसका। वो बच्चे पढ़ते कम है, डिटेल ज्यादा मांगते हैं, और वो याद नहीं करते। याद करना ज्यादा जरूरी है अगर आप टेस्ट पास करना चाहते हो। आपको अगर कोई चीज याद है, 3 इडियट पिक्चर देखी होगी सबने, है ना? Yes. Yes, sir. sir. उसमें बोलते हैं ना, भी मेहनत करो यार, सक्सेस के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो, है ना? सक्सेस sir. तो झक मार, Yes, sir. है ना, सक्सेस झक मारती हुई पीछे आएगी। सक्सेस कौन था उसमें? साइलेंसर वाज था सक्सेस, वही पीछे पीछे फिर रहा था उसके, वो तो रट्टे मारता था ना, वो तो सक्सेस बन गया। Yes, जिसने sir. लर्निंग की, जिसने सिर्फ लर्निंग की, वो क्या बोलता है भाषण जब सुनाता, कहता आई विल मेमोराइज इट, नीड नॉट टू नो द मीनिंग ऑफ द स्पीच, आई विल मेमोराइज इट। उसे हिंदी नहीं आती, वो कहता मैं याद कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और वो याद कर लेता है। ये पावर आपको सक्सेसफुल बना देगी भाई। तो दिमाग में याद रखिएगा, कुछ चीजें टीवी पर भी गलत दिखाई जाती हैं, ध्यान से सोचिएगा। हम Yes, बच्चों को ना पहला माइंड सेट करते हैं कि बेटा याद करना है, याद करना है, याद ही सब कुछ है। आपसे वही पूछा जाएगा जो हम करवा रहे हैं, उसके अंदर घुसोगे बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर दोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर एडवांस लेवल की सोच रहे हो तो डेफिनेटली अंदर घुसने की बजाय बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। हाँ, जिन चीजों के आंसर्स हमें पता है, हमें पता है इसकी डिटेल आती है, वो तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। जिसकी डिटेल ही नहीं आती, अब आप मुझसे इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म पूछो, डेफिनेटली मैं बना के आपको बता सकता हूँ। कुछ ना कुछ मैं ढूंढ लूंगा, मुझे पता है ये एसिड एनहाइड्रेट, एसिड एनहाइड्रेट के मैंने मैकेनिज्म कर रखे, करवा रखे हैं, तो आपको बता दूंगा। हो सकता है वो गलत हो जाए, 90% सही होने के चांसेस है, लेकिन उससे क्या उखाड़ोगे आप? रिजल्टेंट 0 आएगा, याद ही करनी पड़ेगी, समझ गए? और वो मैटर भी आपके लिए बढ़ जाएगा।
तो देखो भाई यहाँ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिड एनहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ जब रिएक्शन होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आता है सबको, इसको Yes, एक्सपेंड sir. करना जरूर आना चाहिए। इधर आता है CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O लगेगा, फिर O, C फिर डबल बॉन्ड यही वाला O, कॉम्प्लेक्स। फिर CH3। ठीक है, तो ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन होती है और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ, तो सीधा यहाँ पर वही सिस्टम हो रहा है, CH है, OCOCH3 कहां से आया, OCOCH3, ये वाला, ये बॉन्ड टूटता है भाई, इधर से टूट जाए चाहे इधर से टूट जाए, बात तो एक ही है, समझ रहे हो ना। और ये बॉन्ड टूटकर और ये इसके साथ जुड़ता है, क्लियर है। ऐसे ऐसे दो यूनिट जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये भी पीछे वाली इटार्ड रिएक्शन के जैसा ही है, डिफरेंस बस जी सर। इंटरमीडिएट में डिफरेंस है हल्का सा, उसका इंटरमीडिएट का जो रिएक्टेंट्स है वो अलग है बस। तो ये भी सेम टू सेम है, ऑक्सीडेशन हो रही है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। नेक्स्ट देखिए, बाइसाइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, चेन की क्लोरीनेशन। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी जब टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, याद है? Yes, sir. याद है। Yes, sir. है ना। तो यहाँ क्या होता है, CH3, मैंने बोला था जब क्लोरीन को डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे हो तो ये क्लोरीनेशन CH3 है, इसके साथ करेगा, वो एक भी जोड़ सकता है, दो भी जोड़ सकता है, तीन भी जोड़ सकता है, तो यहाँ इसने दो जोड़ के दिखाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेस में अमाउंट। हाँ बेटा, सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। हेलो, हाँ ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यस राइट, ठीक है। तो ये हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिससे दो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गए। इसके बाद जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो CHO, यानी कि दोनों क्लोरीन यहाँ से उड़ जाएंगे और डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। सिंपल, समझ में आया। हाइड्रोलाइसिस में जनरली डबल बॉन्ड O या OH जुड़ जाता होता है, तो ये बहुत सिंपल चीज है, नथिंग स्पेशल इन दिस। क्लियर है भाई सबको? सर बाई प्रोडक्ट में 2HCl Yes, निकलेगा sir. ना? क्या क्या कह रहे हो बेटा? तो बाई प्रोडक्ट में 2HCl निकलेगा ना? हाँ HCl निकलेगा, दो HCl बिल्कुल, दो HCl निकलेंगे, वो बाई प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, तो हम ये सारी प्रेपरेशंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आता है फ्रॉम साइनाइड। अब इसके अंदर भी नेमिंग रिएक्शन है, साइनाइड के अंदर स्टिफन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, SnCl2 यूज होता है इसके अंदर। SnCl2 की प्रेजेंस में SnCl2 विद HCl इमाइंस करते हैं। ऐसे इमाइंस क्या होते हैं, देखिए कोरस्पॉन्डिंग इमाइंस ये होता है भाई, डबल बॉन्ड NH जो है इमाइन होता है, ये है साइनाइड से बनेगा इमाइन, याद रहेगा। अब इमाइन क्या होता है, इमाइन हो सकता है आपके लिए नया ग्रुप, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फिनोल ईथर वाला लेसन, ये तीनों लेसन करने के बाद ना लगभग 60% एमाइंस वाला लेसन कंप्लीट हो जाता है। 60% रिएक्शनें वही आएंगी जो आप इन तीनों में कर चुके हैं कहीं ना कहीं, जैसे ये वाली रिएक्शन भी आपको एमाइंस के अंदर आएगी, साइनाइड के साथ में SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन करके इमाइन बनता है, इमाइन से फिर एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, वो नहीं बनाएगा लेकिन यहाँ तक वो रिएक्शन दिखा देगा। तो यानी इन लेसन्स में जितनी भी रिएक्शन आते हैं, तो एमाइन वाला लेसन बहुत आसान है, क्योंकि 60% आपको पहले से आता होता है और उसका 30-40% जो बचता है वो आसान ही है, वो खास टिपिकल है नहीं। तो यहाँ देखिए साइनाइड था, साइनाइड को SnCl2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं विद द HCl, हमारे पास डबल बॉन्ड NH बनता है। मतलब हमने क्या किया, H दे दिया बस, इसे इसको भी H दे दिया। क्या कर रहे हैं हम, H देने का मतलब रिडक्शन कर रहे हैं, यस Yes. ये रिडक्शन है। साइनाइड को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस के बाद हाइड्रोलाइसिस कर दिया। अमाइन का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड NH। ये एक बहुत ना बढ़िया चीज है भाई, ये चीज ध्यान दे लेना, जब भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है इसके साथ फिर कुछ भी NH हो, या इसके साथ मान लो कि यहाँ पर कुछ ऐसे कोई चेन वेन जुड़ी हो, कुछ भी जुड़ा हो, ये पूरा उड़ा दो और इसके साथ डबल बॉन्ड O लगा दो, बात खत्म। यहाँ पर यही होता है, ये वाला बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म भी है इसका, खैर हायर क्लासेस के अंदर, ठीक है। और बहुत सिंपल रिएक्शन है कि डबल बॉन्ड O को उड़ा के वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करके ये ऐसा करता है, ठीक है। इसका एक हल्का सा मैकेनिज्म है, याद रखो, ठीक है, नहीं रखते तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा ये तो स्टिफन रिडक्शन होगी, डाइबल H भी ऐसा कर सकता है साइनाइड के साथ, सेम थिंग, डाइबल H ऐसा करता है। डाइबल H का मतलब क्या है, रिएजेंट है, शॉर्ट फॉर्म है रिएजेंट की, डाई आइसोब्यूटाइल, दो लगे हुए हैं आइसोब्यूटाइल, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH है, और आइसोब्यूटाइल दो लगे हुए हैं। यस, ये समझ में आ गया सबको डाइबल H क्या है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये क्या करता है, यूज टू ऑब्टेन द एल्डिहाइड फ्रॉम साइनाइड या एस्टर, ये दोनों से आपको एल्डिहाइड बना के देगा, ऑब्टेन्ड एल्डिहाइड, साइनाइड हो चाहे एस्टर हो। तो क्या करते हैं, अब ये सीधी रिएक्शन इन्होंने दिखा रखी, डाइबल H लगाया,
ठीक है, आप डाइबोलेटरल लिख सकते हैं, ALH आई आइसोब्यूटाइल ट्वाइस लगा के वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, लास्ट में आपके पास ये आएगा। सेम अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, तो देखो इस डबल बॉन्ड को वो अफेक्ट नहीं करता। अब ये याद रखने वाली चीज है, ये वाला मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, सॉरी रिएक्शन, व्हाई मैं यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, रीजन देखो, ये चीज पर फोकस करना आप, ये डाइबल H डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ एमाइन जहां साइनाइड जहां लगा हुआ है सिर्फ उसको ये क्या करेगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा। यस, याद रहेगी ये चीज? यस सर। क्लियर है ना? तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब आप सिंपल एक रिएक्शन याद रखने के बाद इसमें जो ट्विस्ट आते हैं उन ट्विस्ट पर भी ध्यान दीजिए, और वो प्रैक्टिस से आएंगे, ट्विस्ट प्रैक्टिस से आएंगे, ये ध्यान दे लेना। नेक्स्ट देखो अब सर ये क्या है, हाँ बेटा। सर डाइबल एच तो सर साइनाइड पे एक्ट करता है ना, डबल बॉन्ड पे क्यों एक्ट करेगा फिर आप? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना बेटा, कि आपको ये याद भी रखना है कि डाइबल H डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है, वहां कोई अटैक नहीं करेगा, यही चीज बता सर रहा हूँ, डबल ठीक है? बॉन्ड को सिर्फ reduce H2 कर सकती है। क्या बेटा? सर डबल बॉन्ड को रिड्यूस सर सिर्फ हाइड्रोजन कर सकती है प्लेटिनम और निकल के प्रेजेंस में। हाँ, वो रिड्यूस कर देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस कर देता है, ये भी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा नजर आता है ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके पीछे भी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डबल बॉन्ड को वो कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है? लेकिन यहाँ डाइबल H नहीं करता, ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ गए? मतलब उन चीजों पर फोकस करना चाहिए, सीधी सी बात है। अब आगे देखिए, इसने एक और बोला था एस्टर, एस्टर भी ऐसा करते हैं, ये देखो इधर कार्बन की चेन है, इधर O कार्बन की चेन है, तो ये एस्टर है, ये तो सबको फॉर्मूला पता होगा एस्टर का, C डबल बॉन्ड O, यस O इस तरफ भी R हो और इस तरफ भी R या H हो सकता है, यहाँ पर R या H हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा OR ही होगा, तो ये एस्टर है। एस्टर को भी ये क्या कर, अब एस्टर के अंदर इसकी ब्रेकिंग देखना, एक को अल्कोहल बनाएगा और एक को ये एल्डिहाइड बना रहा है। जो छोटी चेन है ना O, जिसके साथ O लगा हुआ है, नॉट छोटी चेन सॉरी, जिसके साथ O लगा हुआ है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ये चीज ध्यान रखनी है इस रिएक्शन के अंदर, यानी जो O और O एल्काइल ग्रुप जो होगा वो अल्कोहल बनेगा, उसके साथ अकेला H लगेगा, और जो दूसरा C डबल बॉन्ड O वाला होगा वो एल्डिहाइड बनेगा। यस, क्लियर है, याद रहेगा ये? यस सर। तो ये इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर जगह पर आता है, यहाँ पर भी है, ठीक है, नो डाउट टू इट। तो ट्रीटिंग द ये नाइट्राइल वाला विद ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाले को बता देना क्या बेटा? सर, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा मेरा डाउट है सर, तो एक बार बता देना इसके बारे में। ठीक है बेटा, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी क्या कह रहे हो? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पेपर में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आया था एक, ठीक है। मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बताया भी था कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H कब जुड़ता है, ये कब जुड़ता है, यस सर बताया था। मतलब मैंने वो सर अटेम्प्ट कर सकते थे अगर जो मैंने बताया था उसके बेस पर। तो देखो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, R की जगह पे इन्होंने बेंजीन रिंग लगा रखी है MgX। तो देखो भाई, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है? साइनाइड के अंदर क्या है, नाइट्रोजन होती है, यस जी सर। नाइट्रोजन क्या करेगी, नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगी, सिंपल, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगी, तो ये यहाँ अटैक करेगी, तो बेंजीन इसको छोड़ के चला जाएगा। बेंजीन क्या है, अब देखो बेंजीन के अंदर ये जो नेगेटिव आयन बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव आयन बना दिया मैंने, तो ये तो स्टेबल होता है नेगेटिव आयन, बेंजीन पर नेगेटिव, यस सर। तो यानी बेंजीन पर नेगेटिव आ जाएगा और ये स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब ये नेगेटिव आयन जो बेंजीन वाला इस कार्बन पर जो नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर था, तो लोन पेयर उसने उसको डोनेट किया, तो ये अपना ट्रिपल बॉन्ड खींचेगी, नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड खींचेगी, ट्रिपल बॉन्ड खींचेगी तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये कार्बन इसको यहाँ अटैक करवाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आप इसको स्टेप्स में दिखा सकते हैं, मैं एक ही जगह पे शो कर रहा हूँ कि भी एक ही जगह याद रखना, जब आपको याद रखना होता है ना तो एक ही स्टेप में वो समझ आना चाहिए, ठीक है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप उसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखिए, लेकिन जब याद करते हैं तो एक ही स्टेप में समझ में आना चाहिए। तो यहाँ इन चीजों की मार्किंग जो की वो एक स्टेप के हिसाब से की, तो देखो सीधा जुड़ गया, बस बात खत्म, क्लियर है? अब इसके बाद जैसे क्या बेटा? सर जैसे हम Mg का यूज करके, तो हम उसकी जगह कैल्शियम नहीं ले सकते, वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब मुझे आधी बात सुनाई दी, शुरू से बोलो, बीच में मिक्स हो गया था। सर जैसे कैल्शियम यूज करें, एक एक करके यार, एक एक करके।
फिर उन्होंने हाँ, बोला बोलिए। कि एमजी की जगह कैल्शियम नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ से ना मैंने एक दिन इसके बारे में पहले भी आपको डिस्कस किया था। यही वो चीज़ होती है जो लर्निंग पावर होती है, ठीक है? मतलब याद ही करना पड़ता है लास्टली। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई देखो, हम यूज़ तो कुछ भी कर सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की प्रॉपर्टी अलग होती है। उसका ये जो RMgx का जो बॉन्ड होगा ना बेटा, वाला बॉन्ड RMgx, अब इसके अंदर ये जो स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव बनेगा और इधर भी स्लाइटली नेगेटिव बनेगा क्योंकि ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो ये हम कह सकते हैं 2 स्लाइटली पॉजिटिव बन रहा है। पर क्या ये डबल है? ये डबल नहीं है। इधर जो नेगेटिव बन रहा है ये ज्यादा है, इधर जो नेगेटिव बन रहा है कम है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेटिंग। प्योरली डबल नहीं होता, ये प्योरली कभी डबल नहीं है। लेकिन हम इसको सिर्फ, क्योंकि ये जितना भी बढ़ेगा ये ज्यादा है पॉजिटिव, इन दोनों नेगेटिव को, इन दोनों नेगेटिव्स को, जब स्लाइटली नेगेटिव और दूसरा स्लाइटली नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये 2 स्लाइटली नेगेटिव बनेगा। ये भी 2 नहीं है पूरा एक्चुअल में, तो जितना भी बनेगा, ये मान लो कि ये स्लाइटली नेगेटिव बन गया, तो और ये जो स्लाइटली पॉजिटिव है ये इसको पूरा न्यूट्रलाइज करके जीरो करता है, पहली बात। लेकिन इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव बराबर नहीं है। अब जब आप मेटल ही बदल दोगे, जरा सोचो, मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम रख दिया, तो कैल्शियम प्योरली आयनिक बॉन्ड बनाता है, मैग्नीशियम आयनिक बॉन्ड कम बनाता है, कैल्शियम ज्यादा बनाता है। समझ रहे हो? नीचे की तरफ आयनिक बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ती है कि नहीं बनती है? ऊपर था मैग्नीशियम, नीचे कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम, नीचे की तरफ आयनिक बॉन्ड ज्यादा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड ही शायद ना बनाए, वो तोड़ ही दे पहले ही। तो मेटल बदलने से वो वाली क्वालिटी कभी नहीं रहती जो एक पर्टिकुलर, यानी हर मेटल का अपना एक गुण होता है, ठीक है? हर नॉन मेटल का भी अपना एक प्रॉपर्टी है, भले ही वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें अपनी एक स्पेशल चीज होती है कि उनका बॉन्ड में वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस का थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। इसलिए RMgx में Mg ही यूज होगा, कैल्शियम यूज नहीं होगा। कैल्शियम यूज करोगे सत्यानाश हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ हो जाएगी, जो नहीं चाहते वो बनेगा। फिर उसके रीजंस ढूंढे जाते हैं, ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, समझ गए बात? सर का एक किसी के रीजन संग ये, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप हो तो उस वाले एलिमेंट को भी नहीं ले सकते। क्या बेटा, दोबारा बोलना। सर जैसे डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ी थी हमने, तो अगर जैसे Mg का ले सकते एलिमेंट हैं, के संग मान ली, डायगोनल मेरी बात रिलेशनशिप। सुनो। अब मैंने यही बताया ना कि आप लोगों को लगता है सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा बनता ही नहीं, इसमें साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हमें दिखाई नहीं जाते। वैसे ही डायगोनल रिलेशन का मतलब है कि ये इससे प्रॉपर्टी सिमिलर मिलती है। H2O को पी सकते हो ना, बिल्कुल पीते हैं हम सब, तो H2S को जरा पी के दिखाओ ना, ये सर वही मैंने सर उतनी सर ये हिम्मत तो नहीं है गैस सर, होता है। अभी अंदर नहीं है हम। अरे इसको लिक्विड बना के पी लो, लेकिन हम मर जाएंगे बेटा, ये वैसा काम ही नहीं करेगा हमारी बॉडी में, समझ रहे हो? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और सल्फर की प्रॉपर्टी में काफी बड़ा डिफरेंस है। भले एक एक चीज से अगर डायगोनल रिलेशन भी है, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलती हैं, लेकिन क्या बिल्कुल सिमिलर है? कुछ तो अलग होगा ना, सभी एलिमेंट को अलग नाम दिया गया है। जब अलग है तो कुछ अलग है, तो जो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो और प्रॉपर्टीज में और चेंज आ जाता है, और चेंज आएगा तो फिर वो और अलग हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। तो ऐसे करके आप सेम नहीं कह सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल बेटा, समझ रहे हो मेरी बात? Yes. तो इस सर चीज एक को कभी रीजन, एक रीजन इसका ये हो सकता है कि जब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम एंड में हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसका, तो सर कैल्शियम जो होता है वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करता है, मतलब वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा। अरे वो तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, कैल्शियम न्यूट्रल अगर हो तो वो रिएक्शन करता है बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव कैल्शियम तो वो तो फिर किसी और आयन के साथ जुड़ जाएगा, वो विग्रसली नहीं रहेगा। यहाँ भी तो मैग्नीशियम पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था ना, मैग्नीशियम क्या प्योर फॉर्म में बन जाता है बाद में पानी में? नहीं बनता नहीं। प्योर फॉर्म में, है ना? वो रीजन वैसा नहीं कह सकते। अगर विग्रसली वाली बात करें, मतलब भी हम कह सकते थे कि चलो यूज कर सकते हैं, बट विग्रस की वजह से यूज नहीं करते, बट दिस इज नॉट द रीजन, ठीक है? वो रीजन नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज का रीजन बेटा, यही वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। फिर आगे देखो, हाइड्रोलाइसिस जब करवाते हैं, ये बन गया अमोनिया, और यहाँ डबल बॉन्ड O लग गया, बस बात ही खत्म। क्लियर है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O लगता है और हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है उसकी, तो यहाँ डबल बॉन्ड O जुड़ गया। बेंजीन ऐसा कैसा, देखो यहाँ जुड़ा हुआ था, बाकी सब वैसा का वैसा है, ठीक है? तो अरे कहाँ से कैसे चल रही है रिएक्शन, उल्टी चल रही, सीधी चल रही है? सर ये आगे भी तो ये है यहाँ से पहले ये चलेगी, ठीक है? इमाइन बनेगा, सर, डबल yes, बॉन्ड sir. NH, इमाइन को जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ से हटेगा, ये डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा और ये NH3 जो बनेगा, ठीक है? क्लियर है? सर बस ये छोटू बीच का स्टेप ये है, यानी पहले MgBr अलग हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। इसको जितनी रिएक्शन है टिप्स पे याद कीजिएगा, फिंगर टिप्स पे, ब्रेन में हमेशा याद रहनी चाहिए। उसके बाद फर्दर ऑन देखते हैं।
आज की पीडीएफ ग्रुप में भेज दूं? ठीक है बेटा, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ओके, नो वरी, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ इसको। ठीक है, मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। सर